फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हमने बायट-सवर्ट लॉ पढ़े और बायट-सवर्ट लॉ का एक एप्लीकेशन हमने पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्टेट कंडक्टर, और फिर उसके बाद हमने इन्फिनिट लेंथ के कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन डिराइव किया था। किसी स्टेट कंडक्टर के मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये आता था। अब अगर कंडक्टर स्ट्रेट है तो ठीक, अगर हमको एक सर्कुलर कंडक्टर दिया जाता है तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो सर्कुलर कंडक्टर के लिए पहले कुछ चीजें देखिए। एक तो यह है कि सर्कुलर कंडक्टर के लिए क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे होगा, सेंटर पे होगा, तो डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग को कैलकुलेट करना है यहाँ पर। और इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं बायट-सवर्ट लॉ। और आज का हमारा टॉपिक पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट लूप या सर्कुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर। अब सर्कुलर कंडक्टर में ये है कि उस जैसे एक सर्कल है उसमें अगर करंट फ्लो हो रही है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड हम निकालते हैं एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, तो एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड। अब तो पहले तो ये देखो कि सर्कल का एक्सिस क्या होगा। तो एक एक्सिस जो सेंटर से पास होगी और प्लेन ऑफ द सर्कल के क्या रहेगी, परपेंडिकुलर रहेगी, उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस बोलेंगे। अब सोचो कि अगर यहाँ पर ऐसे सर्कल हो, ऐसे, या बोर्ड में कुछ इस तरह, ये जैसे ये एक सर्कल है इस तरह का, तो ये एक एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है। इसी एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, एक्सिस ऑफ सर्कल बोलते हैं। और इसी पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इधर या तो इसको हम ऐसे बनाते हैं, ऐसे मतलब यहाँ से देखेंगे तो एक्सिस हमारी इधर दिखेगी, आपको कैसे दिखेगी, ऐसे दिखेगी। तो इस सर्कुलर लूप को पहले तो हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तब कोई रेडियस हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ये, और ये इसकी एक्सिस हो जाएगी। ये इसकी एक्सिस हो जाएगी, एक्सिस ऑफ सर्कल लूप। इसी एक्सिस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने का हमारे पास अब तक का मेथड है वो ये है कि हम किसी एक करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फिर उसके वजह से क्या करते हैं, उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, पूरे कंडक्टर पे निकाल लेते हैं। अब किसी करंट एलिमेंट से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हमारे लिए क्या चाहिए, एक तो उस करंट एलिमेंट की उस पॉइंट से डिस्टेंस चाहिए, दूसरे क्या चाहिए, उस करंट एलिमेंट से वो लाइन जो उस पॉइंट को मिलाएगी उसके बीच का एंगल चाहिए। ये दो चीजें अगर हमको मिलती हैं तो हम क्या करते हैं, वी आर एबल टू अप्लाई द बायट-सवर्ट लॉ टू कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर। तो हम वो छोटा सेगमेंट यहाँ मान लेते हैं, ये डीएल लेंथ हम यहाँ मान लेते हैं। और अगर ये P पॉइंट आपको दिया है कि एक्सिस पर P पॉइंट, तो कोई डिस्टेंस होगी, हम मान लेते हैं ये डिस्टेंस क्या है, x डिस्टेंस। इसी x डिस्टेंस पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेंटर से x डिस्टेंस पर हमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है जिसमें करंट क्या फ्लो हो रही है, I फ्लो हो रही है। इस तरह से करंट I इसमें फ्लो हो रही है। अब इसके लिए अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो इससे एक लाइन हमको यहाँ पे ज्वाइन करना होगा जिस पॉइंट पर निकालना चाहते हैं, और ये करंट एलिमेंट इस पर कितना एंगल बना रहा है ये भी हमको चाहिए। तब हम इस dB की वैल्यू लिखते हैं
इस छोटे एलिमेंट dl के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होता है dv वो इक्वल टू होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl क्रॉस r अपॉन r क्यूब, बोलो, इंटू साइन थीटा, यही तो होता है। या हम इस सबको हटा के इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म लिख पाएंगे तो dv इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर इंटू साइन थीटा, यही तो लिखते हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड होता है किसके, एक छोटे से करंट एलिमेंट के लिए जो कि क्या कर रहा है, I करंट कंटेन किया हुआ है। R क्या है, उस सेगमेंट से, उस पॉइंट की डिस्टेंस है जहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। क्लियर। अब थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा करंट एलिमेंट और उस लाइन के बीच का एंगल होता है। यहाँ पर कितना एंगल है हमको बताएं, 90। कैसे 90, जरा देखो, जैसे ये लूप है, ठीक है, ये एक लाइन है, तो इसको चाहे जहां आप फिट कर दीजिए, हमेशा इस पॉइंट से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। देखिए ये लूप है, ये करंट लूप है, और इस लाइन को चाहे जहां फिट कर दो, सब जगह पर ये इस पॉइंट से कितना बनाता है, 90 डिग्री। तो ये dl से ये वाली जो लाइन है हमेशा कितना एंगल बनाएगी, 90 डिग्री बनाएगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख पाएंगे देयरफॉर dv इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई I dl बाई r स्क्वायर साइन 90, क्योंकि dl इस लाइन से कितना बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। अब एक और चीज देखना है कि यहाँ P पॉइंट पर ये dl की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P ड्यू टू dl। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम क्या करते हैं, राइट हैंड रूल लगाते हैं, पुट योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड स्ट्रेच योर ऑल फिंगर along the point to which magnetic field is calculated, palm will represent the magnetic। देखो ये एक्सिस है, ये एक्सिस है, ये लाइन है। यहाँ पर मान लो ये करंट फ्लो हो रही है, तो इस लाइन पर कितना बनाएगी, देखो ये करंट फ्लो हो रही है और इसके अलॉन्ग हमने स्ट्रेच कर दिया, इस पर कितना एंगल बनेगा मैग्नेटिक फील्ड dB का। तो dB जो होगा यहां से कुछ ऐसे परपेंडिकुलर इस लाइन पे आएगा, देखो ये करंट की डायरेक्शन है, चलो करंट के डायरेक्शन में हमने थंब यहाँ पे रख दिया और बाकी फिंगर को किसके अलॉन्ग, उस पॉइंट के अलॉन्ग स्ट्रेच किया। पॉम हमको क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। तो पॉम की डायरेक्शन क्या है, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है ना, यानी यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा वो मैग्नेटिक फील्ड इस लाइन पे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा dB। ये बात समझ में आ रही है, dB क्या होगा, इस लाइन पे परपेंडिकुलर है कि नहीं। अब हम क्या देखेंगे कि अगर मान लो ये थीटा है, ये क्या है, थीटा है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, होगा, बोलो, ये 90 है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जैसे अब इसका एक कंपोनेंट इधर जाएगा ऐसे, तो ये भी थीटा हो जाएगा क्या, क्योंकि ये पूरा 90, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा, है कि नहीं भाई। ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, तो ये अगर 90 माइनस थीटा तो भी थीटा हो जाएगा। और इसी वेक्टर के अलॉन्ग क्या होगा, dB cos थीटा, बोलना, और इधर क्या आएगा, dB sin थीटा। ये चीज समझ में आ रहा है, बोलो, ये कंफर्म हो रहा है, ये dB sin थीटा होगा। उसी तरह से इसके ठीक सामने एक और सेगमेंट होगा dl, और जो क्या बनाएगा, यहाँ से लाइन ज्वाइन करते वक्त यहाँ पर बनाएगा, इसका भी क्या होगा, dB cos थीटा जो आएगा वो यहाँ आएगा, dB sin थीटा किधर आएगा, इधर आएगा, है कि नहीं। ऐसे इस पूरे सेगमेंट का, इस पूरे कंडक्टर का क्या होगा, dB cos थीटा जो है, dB cos थीटा वो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, है कि नहीं।
और dv sin थीटा क्या होगा, इस एक्सिस के अलॉन्ग आएगा। क्लियर? एक्चुअल में जो ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है वो यहाँ से कुछ इस तरह से बना रहा है, कमेट के जैसा। कमेट समझते हो? तारा जो टूटता है तो क्या होता है, पीछे उसके जो जलता है वो क्या है, कमेट के शेप का होता है। कमेट मतलब उल्का पिंड। अरे जूलियस सीजर नहीं पढ़े हो क्या तुम लोग? पढ़े हो ना जूलियस सीजर? तो जूलियस सीजर में जो उसकी सीजर की वाइफ रहती है, कैलिफोर्निया एक सपना देखती है कि कुछ कॉन्स्पिरेटर उसके हस्बैंड का मर्डर कर देते हैं, और उस सपना में क्या देखती है, उसका एक्सप्लेनेशन करती है कि नो कमेट सीन ऑन द स्काई व्हेन बेगर डाई बट स्काई इज आल्सो ब्रेथ ऑन प्रिंसेस डेथ। मतलब बेगर मतलब जनरल आदमी, सामान्य लोग के मरने से कोई कमेट सीन नहीं दिखता आसमान में, लेकिन जब प्रिंस मरता है तो आसमान का भी क्या होता है, कलेजा फट जाता है। वो कमेट क्या होता है, तारा जो टूटता है उसको कमेट बोलते हैं। जूलियस सीजर पढ़ते होगे ना तुम लोग? नहीं पढ़ा? तो उसका एक सीन था, ये कॉन्स्पिरेटर के को जो सपना देखती है उस पर, तो उसमें सीजर ने रिप्लाई किया था कि कावर्ड डाई मेनी टाइम इन देयर लाइफ बट ब्रेव बट वंस। कि जो कावर्ड होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत बार मरते हैं, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं वो एक ही बार मरते हैं। तो हमको इन सबसे डरना नहीं है। क्या देख रहे थे हम? तो ये एक्चुअल में कैसा बनेगा, कमेट के जैसा बनेगा। ठीक? अब अगर ये कमेट के जैसा बनेगा तो उसका एक कंपोनेंट dv cos थीटा क्या हो रहा है, हर दूसरे सामने वाले से कैंसिल हो जा रहा है। हमको मिल कौन सा रहा है, dv sin थीटा मिल रहा है। तो मैं क्या यहाँ पे लिख दूं कि मैग्नेटिक फील्ड एट p इज अकर ड्यू टू dv sin थीटा। ऐसा लिख सकते हैं आसानी से, मैग्नेटिक फील्ड at p is occur due to dv sin थीटा। क्यों? सिंस dv cos थीटा जो है वो क्या हो रहा है, cos थीटा जो ये कंपोनेंट है will cancel by the opposite segment, है कि नहीं भाई? will cancel by अपोजिट सेगमेंट। बोलना समझ में आ रहा है? सेगमेंट। तो हम कहेंगे कि ये जो dv हो रहा है उस dv का एक ही कंपोनेंट हमको मिलेगा, कौन सा मिलेगा, वो dv sin थीटा। देयरफॉर dv sin थीटा अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई i dl अपॉन r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ये थीटा कौन सा है, ये थीटा, क्या ये थीटा इससे बिलोंग करता है? ये थीटा ये वाला थीटा है, ये और या ये वाला थीटा है कि नहीं? यही थीटा तो है, चाहिए तो बात देखिए। अब साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाली जा सकती है। यहाँ से अगर ये O है, ये P है, ये पॉइंट A ले लें तो इन ट्राइंगल OAP देखें, क्या लिखूं, इन ट्राइंगल OAP, तो OAP में क्या पाओगे, बोलना भाई, साइन थीटा लिख सकते हो। साइन थीटा कितना है, ये थीटा है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज और ये बेस r अपॉन ये। अब ये तो हमने लिखा ही नहीं, ये क्या है। एक चीज और कि ये जो r होता है वो r क्या होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस है। तो चलो इसको हम r ही मान लेते हैं, भी इसकी वैल्यू रखेंगे। तो ये r है, वहां रखते हैं, भी r की वैल्यू भी रख देंगे। तो देखो यहाँ से साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई r, r अपॉन स्मॉल r, r अपॉन स्मॉल r। ठीक है? अब स्मॉल r है क्या, यहीं पर मैं देखो इसको लिखता हूँ, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे तो हो जाएगा कि r स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, या r इक्वल टू हो जाएगा रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ये इंफॉर्मेशन नहीं दी थी, हमको क्या दिया था, सेंटर से P पॉइंट एक है जो कि x डिस्टेंस पर है, और एक ऐसा सर्कल है जिसका रेडियस r है, सर्कुलर कॉइल है जिसका रेडियस क्या है, r है, उसके वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। वी डोंट हैव सच इंफॉर्मेशन व्हाट वी हैव रिटन इन आर फार्मूला।
ये इसकी इंफॉर्मेशन हमको नहीं थी, हमको किसकी इंफॉर्मेशन दी गई थी कि एक सर्कुलर कॉइल है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है और इसके वजह से इसके एक्सिस पर एक पॉइंट पी है जो कि सेंटर से x डिस्टेंस है, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। तो ये यहाँ पे है। अब यहाँ पे हम रखते हैं देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड dB अब कितना आ जाएगा, dB इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान देना, म्यू नॉट बाई 4 पाई, बोलो भाई, आई dl अपॉन r स्क्वायर की जगह पे मैं लिख दूं या क्या, तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हो, r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट का स्क्वायर, तो रूट और स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे हो गया इनटू साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, r अपॉन अंडर रूट r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर हाफ, या हम dB इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है भाई, ऊपर r भी है कि नहीं है ना। अब एक चीज और देखेंगे, एक चीज ये देखेंगे, तो ये तो एक छोटे सेगमेंट की वजह से, इस पूरे लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, इंटीग्रेट कर दें, इस पूरे ये तो dl लेंथ का है, तो dl इंटीग्रेट करोगे तो इसका क्या आ जाएगा, पूरा इसका डिस्टेंस आ जाएगा 2 पाई, है ना, 2 पाई r आ जाएगा, पूरा डायरेक्ट इंटीग्रेट कर देना dl तो 0 to 2 पाई r आ जाएगा। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप, लूप की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, dB इक्वल टू इंटीग्रेशन म्यू नॉट बाई 4 पाई आई dl r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। तो देखेंगे म्यू नॉट बाई 4 पाई तो कांस्टेंट ही है, करंट कांस्टेंट है, r रेडियस से चेंज होने वाला है नहीं, अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ये भी क्या है, चेंज होना है नहीं, 3/2 इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का, और dl का जब इंटीग्रेट कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई, dl पूरा जोड़ते चले जाओगे कितना आ जाएगा, 2 पाई r, तो हो जाएगा म्यू नॉट i इंटू r अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई, ठीक, हाँ पाई कैंसिल, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल कर देते हैं, 2 2 या 4 हो जाएगा, r का स्क्वायर हो जाएगा, और हमारे पास फील्ड जो मिल जाएगी, उसके बाद यहाँ देख लो क्या हो जाएगी, म्यू नॉट अपॉन 2 i इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर पावर 3/2, है कि नहीं, ये भी का इक्वेशन आ गया, बोलो। अब अगर हम एक चीज ये देखें कि ये P पॉइंट बहुत करीब लेके आ जाए, सेंटर पे लेके आ जाए, तो x क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, है कि नहीं, अगर ये P पॉइंट को हम कहाँ लेके आ जाएं, सेंटर पे लेके आ जाएं, तो r क्या हो गया, खत्म हो गया, वहां पर x खत्म हो गया, तब क्या हो जाएगा, तो इसको पहले नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो तेरे पर। हाँ, तो हम बातें कर रहे थे कि अगर ये पॉइंट सेंटर पे हो, मतलब किसी सर्कल के लिए सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो तब क्या होगा, तो उसका देखें, इसको रब कर दें, एट सेंटर अगर हम देखेंगे तो x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से b इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा, b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट i बाई 2 इंटू r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर पावर 3/2, और यहाँ से आपको b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट i r स्क्वायर अपॉन 2r क्यूब, ये स्क्वायर एक स्क्वायर से कंप्लीट वो कट जाएगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, म्यू नॉट i अपॉन 2r, बोलना
तो बी एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप, बी एट सेंटर ड्यू टू सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग इज म्यू नॉट आई अपॉन 2r. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन कि सेंटर पर किसी सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना बनता है, म्यू नॉट आई बाई 2r बनता है कि नहीं. अब सेंटर पर इसकी डायरेक्शन हम लोग देखते हैं. सेंटर पे डायरेक्शन देखने के लिए कुछ एक फिगर आप देखिए, ये रख करें. अगर एक सर्कल, ये एक सर्कल है मान लो ऐसे, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करंट फ्लो हो रही है, आई करंट. इसके सेंटर पर ये करंट आई फ्लो हो रही है. सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड अगर रेडियस आर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगी, म्यू नॉट आई बाई 2r. इसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंड थंब रूल लगाना है. हाँ राइट हैंड थंब रूल लगाएं, अंदर आउटवर्ड. देखो कैसे करते हैं ध्यान दो. ये यहाँ पर करंट की डायरेक्शन है और यहाँ पर करंट की डायरेक्शन ये है कि नहीं. अगर ये करंट की डायरेक्शन है तो जो रूल पहले पढ़े उसको देखो, ऐसे करेंगे और यहाँ पर क्या आएगी, बाहर की तरफ. यानी इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रही है वो रियलिटी में मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रही है देखना. इस तरह की सर्कुलर बन रही है क्या, बोलो भाई. ये इतना छोटा सेगमेंट कैसा रहेगा, यहाँ पर ऐसे ऐसे जाएगी, ऐसे निकलेगी, बोलना ऐसे बनेगी, ऐसे तो बनेगी. देखो इस पॉइंट की वजह से कैसे बनेगी, ऐसे जाएगी और इनसाइड इंटर करेगी. देखना इसके वजह से आउटवर्ड सबसे आउटवर्ड, इससे भी वही बनेगी आउटवर्ड. क्लॉकवाइज तो ये हो, एंटी क्लॉकवाइज ये हो. तो देखना ये है कि नहीं भाई. अरे ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं. तो बेसिकली यहाँ पर फील्ड कैसी आ रही है, इस पॉइंट पर आउटवर्ड आ रही है. बेसिकली यहाँ पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड कैसी आ रही है, आउटवर्ड आ रही है. अब यहाँ पे राइट हैंड रूल को एक तरह से और यूज करते हैं. कैसे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड. आउटवर्ड हुआ. यस. और अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा. दूसरा रूल. तो यहां से कंक्लूजन आया कि अगर करंट क्या हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, आउटवर्ड होगी. और अगर कहीं एक लूप ये है और इसमें क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड फिर से वही करेंगे, ठीक. क्लियर हुआ. ये हो गया है, ये हो गया है. इसको नोट कर लो, पूरा रफ करेंगे. ये डायरेक्शन समझ पा रहे हो सब लोग. तो एक चीज जरा देखना, अगर सेमी सर्कल हम बनाएं तो वायर को कैसे बेंड करेंगे ये देखना. क्वार्टर सर्कल अगर हम बनाएं, क्वार्टर सर्कल में अगर आपको इंफॉर्मेशन दी रहेगी किस तरह दी रहेगी, इस तरह से रहेगी. ऐसा इन सब की वजह से जो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो देखो. कंप्लीट सर्कल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई बाई 2r. सेमी सर्कल अगर इसमें करंट आई है और इसका रेडियस क्या है, r,
करंट आई और रेडियस क्या है आर है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा बी, हाँ वेरी गुड, बी इक्वल टू हाफ म्यू नॉट अपॉन 2 म्यू नॉट आई बाई 2 आर। इसकी वजह से क्या हो जाएगा बी इक्वल टू 1 बाई 4 म्यू नॉट आई बाई 2 आर। यहाँ पे डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये है, और यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, है कि नहीं। एक जनरल केस लेते हैं, जनरल कोई एक अगर आपको सेगमेंट दे दिया गया, सेक्टर दे दिया गया, एक सेक्टर आपको दे दिया गया, तो उसके लिए आर दे दिया, तो बी इक्वल टू क्या होगा, एक तो है म्यू नॉट आई बाई 2 आर, आपका क्या है इक्वेशन है, इनटू थीटा बाई 360। यहाँ सेमी सर्कल था, थीटा कितना है 180 रखेंगे तो 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। यहाँ थीटा कितना है 90 रखेंगे तो 1/4 से, 35 रखेंगे तब भी कितना जो भी रहेगा तो क्या होगा, जनरल केस होगा। अब एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व कर पा रहे होंगे कि मैंने ये लाइन यहाँ से शुरू की है, डायरेक्ट यहाँ से नहीं शुरू किया है ना, ये लाइन हमने यहाँ से शुरू किया है, यहाँ से नहीं शुरू किया। इसका रीजन समझो, जैसे इसको हम लिखे ए बी सी डी और ई, तो जो ए बी सेगमेंट है ये भी तो करंट, जो सेगमेंट ए बी है इसमें भी तो करंट है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, लेकिन इस सेगमेंट का सेंटर पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता। तो यहाँ एक नोट करके लिख लो, याद ही कर लेना कि जो लाइन सेंटर के अलोंग रहेगी उस लाइन की वजह से सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा। लाइन along द सेंटर क्या है, जो करंट एलिमेंट हो, इसको हम करंट एलिमेंट लिख दे रहे हैं, ठीक है, करंट एलिमेंट। अब करंट एलिमेंट कुछ बड़ा भी रह सकता है, कोई सा भी कंडक्टर अगर सेंटर के अलॉन्ग होगा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे हम फ्रेम करते हैं, हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा है, ये एक सर्कल है, एक सर्कुलर लूप, ऐसा ये कंडक्टर इनफाइनाइट, ये एक सेमी सर्कल, सेमी सर्कल हो चाहे ये मान लो कि 3/4 सर्कल, ये भी क्या है, इसका रेडियस आर, ये जो एंगल बन रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये 270 डिग्री, कितना है 270 डिग्री, इसमें करंट आई फ्लो हो रही है। कैलकुलेट द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड इट्स डायरेक्शन। Calculate the net magnetic field. Calculate the net magnetic field at center and its direction. आएगा तो इसको नोट कर लो, उसको ट्राई करो, है कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ से ए, ये बी, ये सी, ये डी और ये ई मान लो, तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा बी एट सेंटर, जो नेट होगा एक तो होगा बी ड्यू टू ए बी, है कि नहीं,
बी ड्यू टू ए ई एक है, ए ई वाली जो लाइन है इंफिनिटी तक उसकी वजह से होगा। दूसरा क्या होगा, बी ड्यू टू ए बी सी जो सर्कुलर आर्क है, ए बी सी कितना एंगल बना रहा है 270, प्लस बी ड्यू टू कितना रहेगा सी डी, ठीक है ना। अब ये है देखो बी नेट जो आएगा हमारे पास, बी ड्यू टू ए ई वाला ये सेगमेंट है, इस सेंटर पर देखोगे तो एक एंगल कितना बना रहा है 0 और दूसरा कितना बना रहा है 90। ये एक स्ट्रेट कंडक्टर, और स्ट्रेट कंडक्टर के लिए इक्वेशन होता है म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, साइन थीटा 1 0, साइन थीटा 1 90 प्लस साइन थीटा 2 कितना हो जाएगा 0, ठीक। प्लस ये एक आर्क है, इस आर्क के लिए होता है इक्वेशन क्या, आर इंटू थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 270 बाई 360 प्लस ये सेगमेंट क्या है अराउंड द सेंटर है, इसके लिए इसको क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई 4 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई बाई 2 आर 3 बाई 4। बस ये आंसर है, इसको चाहो थोड़ा सॉल्व कर लो, नहीं तो ऐसे चाहो तो थोड़ा सॉल्व कर सकते हो। क्या सॉल्व कर सकते हो, म्यू नॉट बाई म्यू नॉट अपॉन 2 आर कॉमन कर लो, म्यू नॉट आई बाई 2 आर कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ पर क्या बचेगा प्लस 3 बाई 4। समझ में आया क्या? तो इस तरह से हम सर्कुलर लूप टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ गया कि एक लूप है जिसमें n टर्न है, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, इनसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक। या क्वार्टर सर्कल आता है, सेमी सर्कल आता है, इस तरह से। अच्छा एक चीज ये बताओ, इसका कितना होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड, एक सर्कुलर लूप है ये एक, अगर एक सर्कुलर लूप हमने ले लिया ऐसा, इस पे कितना मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे बनेगा इसकी वजह से, डिटरमिन द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर एंड इट्स डायरेक्शन। आउटवर्ड से बनेगी इसकी फील्ड, नेट फील्ड आउटवर्ड आएगी। आंसर है 0, आंसर है 0। करंट डिवाइड होगी साथी था, करंट डिवाइड होगी। आंसर होगी। अगर यहाँ से करंट आई गई तो दोनों सेगमेंट सेम है, तो इधर जाएगी I/2 और इधर भी जाएगी I/2। इतने का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्ट बनेगा, और इतने का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, और दोनों का इक्वल और अपोजिट नेट फील्ड 0, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन बोर्ड बना के देता है कि इस सेगमेंट में कैसे रहेगा, क्या रहेगा, है ना। इसको लिख लीजिए, रफ करके हम लोग दूसरा प्रिंसिपल पढ़ते हैं। हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड का जो मेथड पढ़ा वो क्या था, बायट सावर्ट ला था, और इसमें क्या था, हम एक छोटे एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का कैलकुलेशन करते थे, और उसका इक्वेशन लिखते थे कि म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। तो जैसे फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने किया था, एक तो कूलॉम लॉ से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, और उसका एक सिंप्लीफाई वर्जन कह सकते हैं, या कन्वीनियंटली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने का तरीका बताया था गॉस ने। तो गॉस ने कहा कि भाई इतना आपको करने की क्या जरूरत है, आपको अगर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो एक बाउंड्री बना लीजिए, उस बाउंड्री पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो म्यू नॉट टाइम इनक्लोज बाय दैट चार्ज होगा, जो उसमें बाउंड्री के अंदर रहेगा, बस इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ जाएगा। वहां से उतना फ्लक्स निकलेगा, और फ्लक्स आप समझते क्या है, तो वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आसानी से निकाल सकते हैं। उसी तरह से एम्पियर ने
मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक मेथड दिया जिसको एम्पियर सर्किटल लॉ बोलते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ, इस लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि आपको मैग्नेटिक फील्ड किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से चाहिए तो उसमें कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वो मैग्नेटिक फील्ड उतना ही बनाता है जितना उसमें करंट होती है। कहा कि एक क्लोज बाउंड्री लीजिए, उसमें जितनी करंट होती है वो उसकी पहली बात तो टेंजेंशियल होगी, क्योंकि आपने देखा मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, सर्कुलर बनती है स्ट्रेट करने की वजह से। तो कहा कि जो क्लोज बाउंड्री आप लोगे उसमें मैग्नेटिक फील्ड आपको टेंजेंशियल लेना, और उस डीएल के लिए जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड आती है वो क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय दैट बाउंड्री होती है। डीएल सेगमेंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बायट सावर्ट ने दिया, क्या दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर दिया। एम्पियर का ये मानना था कितना आपको करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या करो, उस डीएल सेगमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड चाहते हो ना, तो क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट होगा, या वो मैग्नेटिक फील्ड करंट के ही बराबर होगा, म्यू नॉट एक कांस्टेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से वो किसके प्रोपोर्शनल रहेगा, उस करंट का ही, बल्कि वो करंट ही क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा कि इट इज टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई इनक्लोज बाय द बाउंड्री। तो कहा कि कोई करंट है आपके पास, उसके चारों तरफ एक बाउंड्री ले लीजिए, क्लोज बाउंड्री, उसके जो टेंजेंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वही म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट इनक्लोज बाय दैट बाउंड्री। तो ये एक कन्वीनियंट मेथड था, ये स्टडी को आसान करने के लिए था। उसी तरह से जैसे गॉस लॉ ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आसान करने के लिए किया, तो अब से हम लोग पढ़ेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ फॉर कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एम्पियर सर्किटल लॉ, बाइट 7 लाख कम। एम्पियर सर्किटल लॉ, सर्किटल लॉ क्या है? एम्पियर सर्किटल लॉ इन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कोई करंट कैरिंग कंडक्टर बनाता है वो कितना बनाता है, जितना की करंट। बस उसके लिए आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है कि उसके अलोंग एक क्लोज बाउंड्री लीजिए और उस बाउंड्री पर टेंजेंशियल कंपोनेंट आप निकालिए। हम समझाते हैं इसको, देखो जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर इस तरह का है, एक नहीं बहुत सारे करंट है, कुछ इधर फ्लो हो रही, कुछ ऐसे फ्लो हो रही। इसमें करंट हुई I1 मान लो, इसमें हुई I2, इसमें हुई I3, इसमें हुई I4। कहा कि एक बंच ऑफ कंडक्टर है, बंच ऑफ एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में डिफरेंट करंट फ्लो हो रही है। इसकी वजह से एक पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड आपको निकालनी है। तो इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, पहली बात तो देखोगे, कोई प्रिंसिपल लगाओगे तो इस तरह से सर्कुलर मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। एम्पियर का मानना था कि भाई इसमें आप एक काम करिए, इसके अलोंग एक क्लोज बाउंड्री पहले एज्यूम कर लीजिए। इसके अलोंग क्या करिए, एक क्लोज बाउंड्री एज्यूम करिए, ऐसा। जिसमें ये करंट क्या हो रही है, फ्लो हो रही है, ठीक। अब यहाँ पर आप मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, टेंजेंशियल होगी। तो इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आपको लेना है। एक छोटे सेगमेंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, हमने कहा कि जो मैग्नेटिक को क्या कहा गया कि लाइन इंटीग्रल B डॉट dl इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई होता है। लाइन इंटीग्रल म्यू नॉट, लाइन इंटीग्रल
बी डॉट डीएल, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल बी डॉट, इसको क्या पढ़ते हैं, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई। लाइन इंटीग्रल क्यों लिया गया इसको समझना, हम यहाँ पे देखेंगे, फिर यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो सब जगह पे हम देखेंगे और सबको जोड़ेंगे। तो सिंस मैग्नेटिक फील्ड टेंजेंशियल है तो सबका जोड़ते जोड़ते लेके आएंगे, इसीलिए लाइन इंटीग्रल बी डॉट डीएल इक्वल टू कितना होगा, जितना इस क्लोज बाउंड्री में करंट होगा इनटू म्यू नॉट। इस तरह से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। अभी इसमें करंट कितनी हो जाएगी, I1 गई इधर, I2 गई इधर, I3 गई इधर, ऐसे गई। तो इसका जो सम करेंगे हम कैसे कर लेंगे कि लाइन इंटीग्रल B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स करंट कितनी हो जाएगी, अगर हम इधर वाली पॉजिटिव लेते हैं और इधर वाले निगेटिव लेते हैं तो हो जाएगा I2 प्लस I3 माइनस I1 माइनस I प्लस I4 प्लस I4 माइनस I। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पर एक चीज आपको देखना है कि जो आप ये क्लोज बाउंड्री लेंगे वहां पे चीज ध्यान रखें कि हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बराबर हो और टेंजेंशियल होनी चाहिए। तो वहां के लिए लगाएंगे तो b कांस्टेंट हो जाएगा, dl को इंटीग्रेट कर देंगे। dl क्या होगा आपका इंटीग्रेट करके, जो भी बाउंड्री लिए, वेदर टाइप ऑफ बाउंड्री, अगर ये सर्कुलर है तो 2πr, स्क्वायर है तो 4a हो जाएगा, या जो भी बाउंड्री लेंगे उसका क्या सिंपली आपको लिख लेना है, ये क्या है, सरकमफ्रेंस, पेरीमीटर। क्लियर। एम्पियर सर्किटल लॉ क्या होगा कि किसी कंडक्टर की वजह से, किसी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए एक कन्वर्जेंट मेथड है क्या, कि आप उस कंडक्टर के अराउंड एक रीजन, एक क्लोज बाउंड्री ले लीजिए जिसमें वो कंडक्टर आता हो, और उस पॉइंट पर जो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितना हो जाएगी, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई, या समेशन ऑफ करंट आई, जितने भी करंट आई रहेगी वो क्या हो जाएगा, उसका टेंजेंशियल कंपोनेंट आ जाएगा। वहां से भी कैलकुलेट कर लेते हैं। जैसे हम इसको समझाते हैं, देखो जैसे एक करंट कैरिंग कंडक्टर ये है इन्फिनिटी लेंथ का, बायट लॉ से इसका हमने मैग्नेटिक फील्ड, अगर यहाँ पर एक पॉइंट P है जो कि r डिस्टेंस में निकाला है कि नहीं निकाला, हम एम्पियर लॉ से इसका मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं। अगर इसमें करंट I फ्लो हो रही है तो एम्पियर का कहना क्या था कि आप इसके अराउंड एक क्लोज बाउंड्री लीजिए जहां पर मैग्नेटिक फील्ड जिस बाउंड्री पे हर जगह क्या हो, बराबर हो और टेंजेंशियल हो। ये ध्यान रखना, क्योंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा, सर्कुलर बनेगा, और सर्कुलर बनेगा तो यहाँ पे टेंजेंशियल कैसा बनना चाहिए, सर्कल ही बनना चाहिए। तो इसके अराउंड एक हम क्या ले रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं, और इस लूप को एम्पीरियल लूप बोलते हैं। जो यहाँ पे हम ये सर्कल एज्यूम कर रहे हैं इमेजिनरी, इस लूप को हम क्या बोलेंगे, क्योंकि क्लोज बाउंड्री हर बार आपको लेनी है, इस लूप को क्या कहेंगे हम, एम्पीरियल लूप कहेंगे। इस एम्पीरियल लूप में ये करंट कंडक्टर आ गया, बोलो इस एम्पीरियल लूप में ये करंट कैरिंग कंडक्टर आ गया। अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी एम्पियर के अकॉर्डिंग क्या होगी भाई, लाइन इंटीग्रल B डॉट DL जो होगा वो क्या होगा, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I होगा। बोलना, यही तो कहा गया था। एम्पियर ने कहा कि ये छोटे का जो आता है वो क्या होता है, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I होता है। तो पूरे का निकालना है तो लाइन इंटीग्रल करना। एक छोटे सेगमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो क्या आता है, B डॉट DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I आता है। तो पूरे के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देते हैं। और इंटीग्रेशन किसका किया जाता है, इस एम्पीरियन लूप का किया जाता है, लाइन इंटीग्रल इसलिए लिखा गया। यहाँ पर अगर r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, यहाँ पर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो हम ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। अब देखिए B कांस्टेंट होगा हर पॉइंट पर करंट कंडक्टर से, क्योंकि रेडियस बराबर है। तो B इंटू लाइन इंटीग्रल ऑफ DL इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I।
क्योंकि इसमें करंट कितना फ्लो हो रही है, आई हो रही है। अब हमको जरा सा डीएल का इंटीग्रेशन बताओगे, डीएल डीएल जोड़ते हुए जाओगे तो कितना आ जाएगा ये पूरा 2 पाई r 2 पाई आर आ जाएगा। b इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपको म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई अपॉन 2 पाई आर। यही आपने देखो वहां पे कैलकुलेट किया बाइट से, है कि नहीं, यही तो कैलकुलेट किया। अब इसके एप्लीकेशन में एक क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये है कि एक कंडक्टर है, सिलिंड्रिकल शेप कंडक्टर है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है। एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम। ए सिलिंड्रिकल शेप कंडक्टर इन विच करंट आई इज फ्लोइंग, assuming that current is distributed in equally in entire volume of conductor। जैसे अभी तक हमें मान के चलते हैं कि करंट सरफेस पे चार्ज की वजह से होती है, बट कंडक्टर में एक्चुअली पूरे वॉल्यूम में क्या होती है, करंट होती है। कहा उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालिए r डिस्टेंस पर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ कंडक्टर, और r डिस्टेंस दो तरह से लीजिए, एक r उस कंडक्टर के रेडियस से बड़ा लीजिए और एक r उस कंडक्टर के रेडियस से छोटा लीजिए। ये है वहां पे। तो मैं वो क्वेश्चन फ्रेम करता हूँ। देखो क्या कहा गया कि एक कंडक्टर है, किस शेप का है, सिलेंड्रिकल शेप का, जो कि क्या कर रहा है, करंट आई कंटेन किया हुआ है और यूनिफॉर्मली यहाँ पे करंट है और इसमें करंट आई है। तो करंट आई कैसे होगी, ध्यान दोगे कि यहाँ से भाई करंट आई ऐसे जा रही होगी, ये सब मिलके क्या होगी, करंट आई होगी। बोलना समझ पा रहे हो, ये समझने में समस्या हो रही है। ये जो वायर लगे हैं इसी शेप के वायर होते हैं जो कि हमारे वायर्स, लेकिन करंट पूरे में ऐसे फ्लो होती है। तो यहां से देखोगे तो करंट कैसे है, ऐसे इस तरह से करंट है, बोलना भाई। यानी इस पूरे वॉल्यूम में क्या है, करंट फ्लो हो रही है और ये इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, आई। इसकी वैल्यू जो है वो आई है। हम थोड़ी देर के लिए मानते हैं ये सिलिंड्रिकल शेप का जो कंडक्टर है उसका रेडियस कितना है, आर ले लेते हैं, कैपिटल आर। ठीक, ये इसकी एक्सिस हो जाएगी जो इस यहां से होके जाएगी। जी सर, इस एक्सिस से एक पॉइंट P है, कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, और ये एक पॉइंट P यहाँ भी है, वो भी कितनी डिस्टेंस पर है, r डिस्टेंस पर। तो r दो तरह का है। एक पहला केस जो r का है वो क्या है, r इज ग्रेटर देन कैपिटल R है, यानी एक्सटीरियर पॉइंट। और दूसरा केस जो r का है वो क्या है, r इज लेस देन कैपिटल R। इन दोनों पर हमको क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायट-सेवर्ट लॉ। बायट-सेवर्ट लॉ, सॉरी, यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर सर्किट लॉ क्या है कि जो किसी कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है वो लाइन इंटीग्रल v डॉट dl इक्वल म्यू नॉट टाइम ऑफ करंट इनक्लोज्ड बाय द बाउंड्री। ये होता है। अब इसका कैसे आएगा, ये बना लो, रफ करना है। तो एम्पियर लॉ लगाने के लिए सबसे पहली कंडीशन हमको क्या रिक्वायर्ड है, एक इमेजिनरी बाउंड्री रिक्वायर्ड है जिसमें क्या आ जाए, वो करंट आ जाए। उस इमेजिनरी बाउंड्री को एम्पिरियन लूप बोलते हैं, ठीक है ना। तो नीचे लिखिए टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, फर्स्ट पॉइंट उसमें लिखिएगा, टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ, टू अप्लाई द एम्पियर सर्किटल लॉ। फर्स्ट थिंग क्या आपको चाहिए, an imaginary boundary, an imaginary boundary in which current carrying conductor is exist। एक इमेजिनरी बाउंड्री आपको वहां पे करना है जिसमें क्या हो, करंट कैरिंग कंडक्टर आए, है कि नहीं। अब उस इमेजिनरी बाउंड्री पर देखिए ध्यान, दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, इफ द मैग्नेटिक फील्ड एट द बाउंड्री, ब्रैकेट में लिखिएगा एम्पिरियन लूप, जहां पर लिखे हैं इमेजिनरी बाउंड्री उसी को लिख लीजिए एम्पिरियन लूप।
वो क्या है, एम्पीरियन लूप है वो। जहाँ पे बाउंड्री लिखे हैं उसको क्या लिख लीजिए ब्रैकेट में, एम्पीरियन लूप। वो जो इमेजिनरी बाउंड्री उसी को हम क्या बोलते हैं, एम्पीरियन लूप। अब उसकी प्रॉपर्टी उस पर क्या है, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल, इफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेंजेंशियल एंड कांस्टेंट, if magnetic field is tangential and constant it has non-zero value। अगर मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पर, उस एम्पीरियन लूप पर टेंजेंशियल है तो उसकी वैल्यू नॉन जीरो होगी, ठीक। इफ इट नॉर्मल, दूसरा पॉइंट लिखना, इफ इट नॉर्मल ऑन द लूप then it become zero। अगर मैग्नेटिक फील्ड उस लूप पर नॉर्मल बनाती है तो कितना आएगा वहां पर फील्ड, जीरो, ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दिया गया जिसका रेडियस r है और जिसमें I करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। व्हाट भी है, a cylindrical conductor of radius capital R in which current I is uniformly distributed in this manner। Now question is that calculate the magnetic field at a point at R distance, small r distance, and condition for R is 2। One is R is greater than capital R, it means P point is exterior of the conductor, and second one, if R is less than R, that means P point is somewhere inside the conductor। तो पहला केस हम देखते हैं, केस फर्स्ट अगर हम स्टडी करें यहाँ पर, जिसमें R क्या है, ग्रेटर देन कैपिटल R है, इट मींस P पॉइंट क्या है, एक्सटीरियर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक क्लोज बाउंड्री चाहिए, ऐसी है कि नहीं, ये एक क्लोज बाउंड्री चाहिए आपको। इस एक क्लोज बाउंड्री के लिए आप इस बाउंड्री को ही क्या बोलोगे, एम्पीरियन लूप। और इस पे मैग्नेटिक फील्ड का कौन सा कंपोनेंट आपको मैग्नेटिक फील्ड देगा, टेंजेंशियल। तो हम कहेंगे कि लेट ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप passes through, कहां से पास कर रहा है, P। Therefore by एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ क्या हो जाएगा, लाइन इंटीग्रल B डॉट dl होगा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I। उस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, I, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट I। तो B इंटू इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई r, बोलो, इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I, यानी B इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। स्मॉल r है नहीं, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो कैसा है, B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द r। बोलना भाई। दूसरा पॉइंट ले ले, दूसरा केस अगर हम देखें, जब P पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। अगर ये P पॉइंट यहाँ पर है, जिस यहाँ से R डिस्टेंस पर है, ये P पॉइंट है मान लो। अब यहाँ से हमको एम्पियर लॉ लगाना है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले रिक्वायरमेंट है कि वहाँ पर एक एम्पिरियल लूप हम अज्यूम करें। चलो यहाँ वाला एम्पिरियल लूप हमने अज्यूम किया, ये जिसका रेडियस क्या है, स्मॉल r। अब इस रेडियस में या इस एरिया से क्या I करंट फ्लो हो रही है, नहीं हो रही, क्योंकि ये वाली करंट जो है यहाँ से जो है, ये वाली या सरफेस से जो करंट है ये उसमें नहीं इंक्लूड हो रही, और I क्या है, टोटल करंट, बोलना। तो हम कहेंगे, मानते हैं इसमें I प्राइम करंट जा रही है, तो यहाँ से लिखेंगे केस सेकंड में, केस सेकंड क्या है, if R इज लेस देन R। फिर से हम मानते हैं लेट ए सर्कुलर एम्पीरियन लूप, बोलना। यहाँ पे भी सर्कुलर एम्पीरियन लूप ले लेंगे, फॉर लूप, फॉर
लूप के लिए हम लगा पाएंगे क्या, लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई। वो आई तो है नहीं पूरा, आई तो है नहीं पूरा। अब आई प्राइम कितना ये पहला हमको निकालना होगा। तो हम कहेंगे कि सिंस आई बी द करंट कितने में है, इन पाई आर स्क्वायर, सो करंट इन यूनिट एरिया, बोलना भाई, इन यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो हो जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, बोलना। तो इतने एरिया में कितनी करंट फ्लो हो रही है, I/2, सच दैट करंट इन पाई आर स्क्वायर एरिया इक्वल टू हो जाएगा क्या, आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर, आई आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नाउ लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ करंट आई प्राइम का वैल्यू कितना आ जाएगा, आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल है कि नहीं। इंटीग्रेट कर दीजिए, b इंटू टू पाई आर हो जाएगा इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो b r से r एक कैंसिल कर दें, b इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, म्यू नॉट बाई टू पाई आई इंटू आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पर b किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, b is directly proportional to r such that b is proportionate to the r। तो इस कंडक्टर की वजह से दो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कि नहीं। एक क्या बन रहा है, बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है और अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r है। तो अगर हम इसका एक कर्व बनाना चाहें, यहाँ बनाते हैं, इसका एक कर्व बना लें हम। y एक्सिस पर हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं और यहाँ पर डिस्टेंस ले ले रहे हैं r। यहाँ पर क्या ले रहे हैं, डिस्टेंस ले रहे हैं। तो एक तो ये रेडियस r होगा और आगे बढ़ता जाएगा, है कि नहीं। r आगे यहाँ पे क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो जहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r बढ़ेगा। जितना डिस्टेंस बढ़ेगी उतना मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, होगा। b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r होगा भाई। और इस r के बाद क्या होगा, घटेगा, इनवर्सली रिलेटेड है। बात समझ में आ रही है। ये एक प्रॉब्लम था, एक क्वेश्चन थी। तो एम्पियर लॉ से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कितना आसानी से सॉल्व कर सकते हैं ये देखेंगे, है कि नहीं। इसको नोट करें। ओके ठीक है, यहाँ तक सब लोग कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग यहीं से कंटिन्यू करेंगे।